परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई। इसके बाद वैज्ञानिक इस तथ्य पे पहुंचे कि आखिर किसी परमाणु में इनकी व्यवस्था कैसे होती है। इट मीन्स परमाणु का मॉडल कैसे होता है। प्रथम परमाणु मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया 1904 में। ठीक, इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। इन्होंने क्या संकल्पना दी कि परमाणु का समस्त भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार से बिखरे हुए पाए जाते हैं जिस प्रकार से किसी तरबूज में उसके बीज बिखरे हुए पाए जाते हैं। यह कॉन्सेप्ट या संकल्पना दी गई, तरबूज से मिलान किया गया, नाम दिया गया तरबूज मॉडल। लेकिन यह संकल्पना या सिद्धांत या परमाणु का मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इस परमाणु मॉडल को अमान्य कर दिया गया। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु मॉडल दिया, जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया या नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा गया। इसमें इन्होंने क्या संकल्पना दी कि परमाणु का समस्त या परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित कण होता है जिसका समस्त भाग उसके केंद्र में निहित होता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के दो भाग होते हैं, केंद्रीय भाग धनावेशित जिसे नाभिक कहा जाता है तथा नाभिक के बाहर का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ पाया जाता है। थोड़ा नोट करिएगा, 1911 में रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। इसे नाभिकीय परमाणु मॉडल नाम दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, परमाणु का समस्त भाग उसके केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में निहित होता है। इनके अनुसार क्या हो जाएगा, 2-3 पॉइंट नोट करिएगा। परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है जिसका समस्त भाग केंद्र में निहित होता है। पहला पॉइंट ये दिया गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया, परमाणु दो भागों से या दो भागों में बंटा होता है। पहला पॉइंट क्या है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक। दूसरा भाग कहा गया नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र या भाग, नाभिक के चारों ओर का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है।
क्लियर? ये दो बातें दी गई। अब इसके बाद क्या इनकी तुलना किया गया, सौर ग्रही मॉडल भी नाम दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इसके आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका नाभिक का आकार। सेकेंड पॉइंट है नाभिक का आकार 10⁻³ या फिर 13 to 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या या आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर गति करता रहता है। क्लियर? अगला पॉइंट बताया गया परमाणु का समस्त भार नाभिक में स्थित होता। क्लियर? अब यहां देखिएगा एक पॉइंट और बताया गया है इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। ऐसा इसका कारण क्या है? नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि आगे देखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न अपकेंद्र बल तथा या अपकेंद्र बल का नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल को संतुलित किया जाता है, संतुलित करता है, इसीलिए नहीं गिरता है। ठीक है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कॉन्सेप्ट या संकल्पना दी गई है। थोड़ा ध्यान दें क्या क्या लिखा गया है। नंबर 1, परमाणु का समस्त भार परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में निहित होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं, केंद्रीय भाग, दूसरा जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा पार्ट बताया गया नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यक्त करता रहता है। अगली संकल्पना दी गई या कॉन्सेप्ट दिया गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर गतिशील रहता है। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को संतुलित किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया। अब रदरफोर्ड के परमाणु को दोष देखा गया। क्या दोष पाया गया? अगला हम डालेगा
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। ठीक, कमियां या दोष देखा गया। इसमें क्या देखा गया? क्लार्क मैक्सवेल की डायनेमिक या गतिकी सिद्धांत के अनुसार आवेशित कण जो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है, कमी होती है। ठीक, ये संकल्पना दी गई है, क्लार्क मैक्सवेल दिया है, इसको फॉलो किया गया, देखा गया। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेशित कण होता है जो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा में सतत कमी होगी। जब ऊर्जा में कमी होगी तो क्या होगा? उसकी चक्रण का पथ या रास्ता क्या छोटा होता जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर करके परमाणु के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। माने यहां देखिएगा, इसके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन या गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी या उसका पथ छोटा होता जाता है, छोटा हो जाएगा और अंत में नाभिक में गिरकर परमाणु के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्लार्क मैक्सवेल के गतिकी सिद्धांत के अनुसार आवेशित कण जो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, उसकी ऊर्जा में सतत कमी आती है। इसके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसका पथ छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा और अंत में नाभिक में गिर करके परमाणु के स्थायित्व को समाप्त कर देगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। परमाणु एक अस्थायी निकाय होता है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। आगे लिखिएगा, जबकि ऐसा होना चाहिए। सबसे देखिएगा यहाँ पे
यहाँ देखिए, ऑन करिए। यहाँ देखिए, अभी बताया गया था इलेक्ट्रॉन को नाभिक गिर करके परमाणु का स्थायित्व क्या होगा, नष्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? परमाणु एक स्थायी निकाय है, अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकेगा। ठीक, ये हो गया परमाणु मॉडल के दोष किसके द्वारा, रदरफोर्ड के। अब अगला 1913 में दिया गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।